बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक परबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम और सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार के दावे को लेकर चुनाव आयोग में हुई सुनवाई। पंजाब भर में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के साथ राज्य की आबोहवा खराब होनी हुई शुरू। अब खबरें विस्तार के साथ। आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में कार्रवाई की है। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 एफआईआर के तहत की है। बता दें कि ये एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरियों में अनियमितताओं से जुड़ी हुई हैं और अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर 10 घंटे छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के संस्थापक परबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी फंडिंग लेने और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। परबीर और अमित ने अपनी गिरफ्तारी और 7 दिन की पुलिस रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में परबीर अमित के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी और रिमांड को कई कानूनी आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें वजह नहीं बताई। ट्रायल कोर्ट में परबीर और अमित के वकील की अनुपस्थिति में मैकेनिक मैनर के तहत रिमांड का आदेश जारी किया गया था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा है। यूएपीए के नियमों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तुषार राव गडेला ने कहा है कि आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम और सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार के दावे को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। इस दौरान शरद गुट ने अजीत गुट की तरफ से चुनाव आयोग को पेश किए गए 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलने का दावा किया है। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। चुनाव आयोग ने पिछली सुनवाई में अजीत पवार गुट की ओर से किए गए दावों पर शरद गुट को 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था। दरअसल 6 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में अजीत पवार ने दावा किया था कि उन्हें महाराष्ट्र में 53 एनसीपी विधायकों में से 42, 9 एमएलसी में से 6, नागालैंड में सभी 7 विधायकों और राज्यसभा लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। शरद से अलगाव के बाद अजीत ने दावा किया कि एनसीपी का बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका अधिकार है। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अजीत पवार का एनसीपी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। बता दें कि एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में अब अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। पंजाब भर में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के साथ राज्य की आबोहवा खराब होनी शुरू हो गई है। लुधियाना में AQI रात के समय जहां 328 तक पहुंच गया है, वहीं जालंधर में AQI का औसतन 135 दर्ज किया जा रहा है। पराली जलाने की घटनाएं बीते साल से अभी तक 43% और 2021 के मुकाबले 67 अधिक रिपोर्ट हुई हैं, जिसे एक्सपर्ट चिंताजनक बता रहे हैं। बता दें कि पंजाब में अक्टूबर माह की शुरुआत के साथ ही राज्य के अधिकांश गांवों में स्मॉग की स्थिति बनी हुई थी। इस सीजन में खेतों में आग लगने के मामले पिछले 2 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक हैं, जिससे फसल अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे करोड़ों रुपए की खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। बीते सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 58 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ इस वर्ष घटनाओं की कुल संख्या 1027 के आंकड़े को छू गई है। अब तक खेतों में आग लगाने की अधिकांश घटनाएं सीमावर्ती इलाकों से रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन अब मालवा क्षेत्र में किसानों ने धान की पराली जलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर पंजाब के साथ साथ जल्द हरियाणा और दिल्ली की हवा पर भी देखने को मिलेगा। बता दें कि दिल्ली का औसतन AQI 160 तक पहुंच गया है,
जबकि मध्य रात्रि अधिकतर AQI 342 दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच की जाएगी। सीएम ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को भी मदरसों की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। दरअसल नैनीताल के जोलीकोट के पास वीरभट्टी के एक मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार की बात सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया है और प्रदेश के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गई टीम ने जांच की और मदरसे में 24 बच्चे बीमार हालात में मिले हैं। इतना ही नहीं, मदरसे का संचालक और उसका बेटा बच्चों के साथ मारपीट और शोषण भी करता था। पुलिस ने मदरसा संचालक मोहम्मद हारून और उसके पुत्र इब्राहिम पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि ये बात सामने आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी मदरसों की जांच शुरू हो गई है और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के किसी भी मदरसे में अनैतिक काम मिले उसे तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि उत्तराखंड में तकरीबन 419 मदरसे संचालित हो रहे हैं और इसमें से 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकार से मदद दी जाती है, लेकिन कुछ मदरसों के अवैध रूप से संचालन की जानकारी कई बार समाज कल्याण विभाग को मिल चुकी है। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रहे चंदन रामदास ने भी इसकी जांच के आदेश दिए थे। बाकायदा इसके लिए टीम का गठन कर मदरसों की जांच की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही जांच पूरी हो पाई। अब इस तरह का मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के अलशीपोरा में सेना के एनकाउंटर में मंगलवार सुबह 2 आतंकी मारे गए। इनकी पहचान मौरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े थे। कश्मीर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 26 फरवरी को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मार दी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आतंकियों ने 40 साल के संजय पर तब हमला किया जब वह सुबह 10:30 बजे पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। संजय चांद गांव के रहने वाले थे और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे। बता दें कि इस समय इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल तैनात किया गया है और बाकी आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लद्दाख के माउंट कुंड के पास सेना की एक टुकड़ी एवलांच के चपेट में आ गई। इससे एक सैनिक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और सेना की आर्मी एडवेंचर विंग के करीब 40 सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी की लद्दाख में माउंट कुंड के पास ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान हिमस्खलन हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक टीम ने एक जवान का शव बरामद किया है और 3 लापता जवानों की तलाश जारी है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि अगले साल 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू होने के बाद लोग जगन्नाथ मंदिर में हाफ पैंट, फटे जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस पहनकर नहीं जा सकेंगे। हालांकि मंदिर में किस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत होगी ये अभी तय नहीं किया गया है। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन के चीफ रंजन कुमार दास ने बताया कि कुछ लोग मंदिर के भीतर असभ्य कपड़े पहनकर आते हैं, जैसे बीच या पार्क में घूमने आए हों। मंदिर में भगवान रहते हैं, ये मनोरंजन की जगह नहीं है। इससे दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन के चीफ ने कहा कि मंदिर की मर्यादा और पवित्रता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए 1 जनवरी 2024 से ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन होगा। मंदिर के सिंह द्वार पर तैनात सुरक्षा बल और मंदिर के भीतर प्रहरी सेवक इसकी निगरानी करेंगे। हिमाचल के धर्मशाला में आज इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। मैच सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। मैच से पहले सोमवार रात को हल्की बारिश हुई। आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 20% बारिश होने का अंदेश भी जताया जा रहा है। बता दें कि धर्मशाला स्टेडियम देश का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां बारिश होने की सूरत में महज 20 मिनट बाद मैच दोबारा शुरू हो सकेगा। इसके लिए मई 2021 में स्टेडियम की आउटफील्ड को खोदकर ग्राउंड के नीचे नया ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया था।
इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए 12.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुपर शॉकर मशीन लगाई गई है, इसलिए बारिश के बाद 20 मिनट के अंदर मैच शुरू किया जा सके। इसके लिए HPCA ने यूरोपियन तकरीबन सब एयर के तहत स्टेडियम को तैयार किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।